हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। इन्वायरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज पर्टिकुलर अपनी एक कह सकते हैं कि रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट के बारे में भी क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। और लास्ट ईयर में आपका कहने को है कि पर्टिकुलरली आपका जो ग्लेशियर्स है उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हाँ, लेकिन आपका क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इसके साथ में आपका जो नेशनल वाटर पॉलिसी थी उसके ऊपर 2013 में भी क्वेश्चन पुट किया था यूपीएससी ने मेंस में। और इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चंस आपके वाटर मैनेजमेंट हो सकता है उससे रिलेटेड थे। और इसके साथ एक क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे ऐसा है कि ड्रॉट को डिजास्टर के फॉर्म में किया ये एज ए रिकॉग्नाइज किया गया है। एनडीएमए जो है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो काफ़ी काम करती है। 2005 में से इसका एक्ट आया था, उसके बाद में इसको बनाया गया और तब से काम कर रही है। एंड देन इफ यू डिस्कस अबाउट द डिजास्टर्स, तो डिजास्टर आपकी फ्लैश फ्लड हो सकती है। और आपकी जो रेपेरियन स्टेट है वहाँ पे आपको रिवर की वजह से नॉर्मल फ्लड का जो फिनोमेना है वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमें इन्वायरमेंट के टॉपिक में डिजास्टर से रिलेटेड देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा इंपैक्ट हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, सामने आपको दिख रहा होगा। ये 2017 का क्वेश्चन है, मेरा कर्सर है यहाँ पे देख लीजिए। 2017 का क्वेश्चन है। और ये देखिए यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इंडिया कैसे अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज से। और हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट जो है इंडिया के विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। और आपका 200 वर्ड में पूछा था उस टाइम पे, 16 17 15 के आसपास में जो क्वेश्चंस होते थे वो आपके हर क्वेश्चन आपका 250 वर्ड का होता था। अब की बार तो अब तो 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स के होते हैं, पहले 12.5 मार्क्स के होते थे। तो ये क्वेश्चन इसमें पर्टिकुलर दिया हुआ है हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स। तो आपको मालूम है इंडिया में जो हिमालय है वहाँ पे वेस्टर्न हिमालय है, पर्टिकुलरली वहाँ पे आपके ग्लेशियर्स है। बट वो रैपिड स्पीड से आपका कह सकते हैं कि अभी डिक्लाइन कर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और दुनिया में भी काफ़ी चैलेंज बना हुआ है। चाहे अंटार्कटिका की बात कर लो, चाहे आर्कटिक की बात कर लो, वेस्टर्न हिमालय की बात कर लो, आपके जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से लिंक करके। अब ये न्यूज़ है, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये न्यूज़ है। न्यूज़ का जो मेन जो पॉइंट है ना वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि मैं इसको टेलीग्राम पे इसको शेयर भी कर दूंगा, चैनल में और ग्रुप में, दोनों में। यहाँ पे आप ये देखिए कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट है, ये याद रखना आपको, इसको ऐसे कैसे रट्टा मार लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, इसने कहा है कि 1/3 ऑफ द ग्लेशियर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब वो कितने हैं, वो लगभग 18,000 के आसपास है शायद, इसमें नीचे भी दिया हुआ था। हाँ, 18,600 जो आपका टोटल ग्लेशियर का वर्ल्ड में उसका 10% बनाते हैं। इसके 1/3 आपके क्या होंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो ग्लेशियर्स है वो 2050 तक आपकी डिसअपियर हो जाएंगे। ये रिपोर्ट है। इसके साथ में इसको रिलीज किसने किया, तो यूनेस्को ने किया। साथ में कौन करेगा, आपका एक इन्वायरमेंट की संस्था भी होगी कोई पर्टिकुलर, तो उसमें आईयूसीएन है जो आपका रेड डेटा बुक निकालती है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नाम से उसका फुल फॉर्म है। और ग्लेशियर्स की इंडिया में बात करें तो एक सियाचिन ग्लेशियर है। और यहाँ पे चाम्योडुंग जो ग्लेशियर है उसका नाम, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो, ठीक है, यहाँ पे है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, सॉरी इंडस रिवर है, वो वहाँ से निकलती है। जो वहाँ का पानी फिर मानसरोवर झील में आता है, वहाँ से फिर आपका इंडस रिवर निकलती है। फिर आपका छोटा सिगरी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री का ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री निकलती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। कामेट एरिया, नंद देवी, यहाँ पे भी ग्लेशियर्स हैं। मतलब लेक जो है वो आइस की फॉर्म में जमी हुई है, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन यदि कहीं पे दी हुई हो तो मुझे शेयर करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको और सभी के साथ में उसको शेयर कर सकूं। और इधर आपका कंचनजंगा जो आपका एरिया है हिमालयस का, जो पीक्स है यहाँ पे भी एक एरिया है, वो आपका ग्लेशियर के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट का पता चला। 50 साइट्स हैं, उनमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है 50, उनमें एक ग्लेशियर्स भी है। ठीक है, 50 साइट्स मतलब पर्टिकुलर उसकी जो डोमेन है ना, जैसे आपकी स्टैच्यूज़ है, जैसा आपका कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे ताजमहल है, ऐसे पर्टिकुलर ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर टर्म उसमें 50 साइट्स में है। और टोटल ग्लेशियर कौन कितने हैं उसमें, 18,600 ग्लेशियर उसमें शामिल है, जो टोटल ग्लेशियर का वर्ल्ड का 10% बनाते हैं। और ऐसा कहा है कि यदि CO2 इमिशन यदि बढ़ता रहा तो 2000 तक आपका जो ग्लेशियर मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। और ऐसी ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग का आपको मालूम होना चाहिए था। और इसके साथ में इंपॉर्टेंस क्या होगा ग्लेशियर का, ये देखिए आप, ये पॉइंट लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम देंगे।
ये आपके सीधी सीधी जहाँ पे आएगा ना वेस्टर्न हिमालय इकोसिस्टम से रिलेटेड आएगा, तो आपको इसको इंटर रिलेट कर देना। जैसे की स्टोन होता है लाइफ का, तो वेस्टर्न हिमालय में भी काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज है, अगर ऐसा इकोसिस्टम मेंटेन चल रहा है वहाँ पे, मेंटेन में है कि वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज मेंटेन किए हुए हैं इकोसिस्टम के बैलेंस को। ठीक है, तो वो ग्लेशियर भी उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्लेशियर जो आपके लाइफ के कीस्टोन बने हुए हैं, प्लांट लाइफ सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करते हैं, और आपकी डे टू डे जो आपकी लाइफ्स होती है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ग्लेशियर रिलेटेड जो स्टेट्स अब जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड वहाँ रहती है, उनको सपोर्ट करती है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिसोर्सेज भी काफ़ी है, रिसोर्सेज में मेनली आपका है हाइड्रो पावर एनर्जी का कह लो, जो पानी मेल्ट होकर आता है ऊपर से, और इसके अलावा आप कह लो कि दूसरा है आपका फ्रेश वाटर। ठीक है, जो रिवर्स में आता है, गंगा यमुना वगैरह में जो आता है, तो ये रिसोर्सेज भी उसमें काफ़ी है। पॉइंट को एक साथ लिख लेना, ऐसे तो नॉर्मल पॉइंट लगेंगे आपको, लेकिन एक साथ लिखोगे तो उसका थोड़ा सा वैल्यू एडिशन बढ़िया रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। दूसरा क्लाइमेट सिस्टम जो ग्लोबल है, वो ग्लोब का जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको एज ए सर्विस ये देते हैं किसकी, ग्लोबल थर्मोस्टेट रेगुलेशन की, रेगुलेटर की तरह, जिससे क्या होता है कि ओशन सर्कुलेशन जो है उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब कैसे कि आपका ओशन से वाटर इवेपोरेट होता है और वो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में जब गिरते हैं तो ग्लेशियर्स पे वो आपका जम जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, आइस बन जाते हैं, तो ऐसे आपका जो ओशन सर्कुलेशन है ये मेंटेन रहता है। इससे आपका जो कहते हैं कि एक एयर टेम्परेचर जो है वो भी एक कूल करते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, और दूसरा एक इफेक्ट ये है कि जो आइस होती है वो उसकी जो सरफेस है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो अल्बेडो इफेक्ट कहलाता है। और अल्बेडो इफेक्ट की वजह से आपका टेम्परेचर जो है, एयर टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम रहता है, मतलब मेंटेन रहता है एक तरीके से। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, कल्चरल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि आपका जितनी भी स्पिरिचुअल साइट्स है, जितनी भी आपकी जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे हरिद्वार है, ये हरिद्वार थोड़ा नीचे रह गया, बाकी गंगोत्री यमुनोत्री काफ़ी ऊपर हो गए, ग्लेशियर्स के जस्ट पास में लोकेशंस हो गई जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए, स्पिरिचुअल आपका कह सकते हैं टूरिज्म के लिए वहाँ लोग जाते हैं। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए वहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, उनकी कल्चर पर ग्लेशियर्स का इफेक्ट होता है। आप इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ये सेंटिनल्स है क्लाइमेट चेंज की, मतलब क्या है कि ये अर्ली इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज के, पहले पता चल जाता है इनसे, यही मेल्ट होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, टूरिज्म जैसी है, रिक्रिएशन जैसी फैसिलिटीज़ है, आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये प्रोवाइड करते हैं। और यदि बात करें तो इसके साथ में देखिए ये है आपका इम्पैक्ट क्या है मेल्टिंग का, ये वाला जो डिटेल है मैंने आपको शेयर कर दिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है, वहाँ से आप देख लेना इसको। और इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स का क्या है कि हैबिटेट लॉस होगा, सही सी बात है। कंटेमिनेंट्स मतलब क्या है कि आपके जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, पीओपीज जो होते हैं, उसके एग्जांपल होंगे आपके पीसीबीज, जैसे पॉलीक्लोरोनेटेड आपका बाइफेनिल्स जो होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है एयर के थ्रू होता है, एयर से फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, तो उसमें जो आपकी ड्रॉपलेट्स होती है उनके साथ मिल जाता है, और फिर जब जैसे ग्लेशियर्स पर वो बारिश होती है तो वहाँ पे वो जम जाता है, तो मतलब ट्रैप हो जाता है एक तरीके से, कंटेमिनेंट्स होते हैं। लेकिन जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वो चीज़ें वहाँ से मेल्ट होती हैं, और वो साथ साथ में आपका जो आपके इकोसिस्टम में जो वाटर अवेलेबल है, आपका चाहे फ्लो आपका जो कह सकते हैं कि रिवर फ्लो जो हो रही है उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। एक डेटा है उसमें बताया कि कैनेडियन जो लेक्स हैं उसमें ग्लेशियल मेल्ट वाटर जो है, जो ग्लेशियर से पानी मेल्ट होके आ रहा है, वाटर मेल्ट होके आ रहा है, उसका 50 से 97% रोल है पीओपीज को लेक्स में आने का। जो लेक्स है वहाँ पे उसमें यदि पीओपीज है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो उसका 50 to 97% रोल आपका ग्लेशियर आपका मेल्ट वाटर का ही है। वाटर शॉर्टेज भी हो सकता है, वाटर शॉर्टेज का मतलब ये है कि ये एक साइकिल हो गया, इवोपरेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका रेन होगा, ऐसी चीज़ों से वाटर शॉर्टेज भी होगी, फ्लडिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, सी लेवल राइज मिलेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी देखने को मिलता है, साल्ट वाटर इंट्रूजन होगा लोकेशंस पे, इससे आपका क्या होगा कि कोस्टल रीजन जो है वो अफेक्ट होंगे, और आपका जो कोस्टल इरोजन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपका कोस्टल कम्युनिटीज़ है, उनको काफ़ी सारा लॉस होगा, डिजास्टर रिकवरी से रिकवर करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा फंड की जरूरी होगी, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी है। ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न की भी बात करें तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपके पोल्स जो है वो इन्वायरमेंट को कूल करने का काम करते हैं, यदि वहाँ से आइस मेल्ट हो जाएगा तो एयर टेम्परेचर जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपका जो ओशन सर्कुलेशन का जो नॉर्मल पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे चैलेंजेस काफ़ी इससे हो जाएंगे। ग्लोबली ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ चल रही है, एक पहला है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, और दूसरा है यूनेस्को का एक्शन टू प्रोटेक्ट ग्लेशियर्स। इसके आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इनका पर्पज है पीसफुल पर्पज के लिए अंटार्कटिका यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है डेवलप्ड कंट्रीज़ के तो पास में नहीं है अंटार्कटिका, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक पीसफुल पर्पज के लिए ही वहाँ पे काम हो, एक्सप्लोरेशन हो,
और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका कह सकते हैं अर्जेंटीना है, इंडिया है। ऐसी कंट्रीज़ के नज़दीक पड़ता है साउथ अफ्रीका के पास में अंटार्कटिका। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की रीच नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग एक कोलोबरेटिव मैनर में वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं और उसका एक्सप्लोइटेशन करें अंटार्कटिका का, तो पीसफुल हो, ऐसा ये ट्रीटी है। नाम आपको मालूम होना चाहिए, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। दूसरा है आपका यूनेस्को की एक्शन टू प्रोटेक्ट ग्लेशियर्स। तो ये यूनेस्को का है, क्योंकि यूनेस्को ने ग्लेशियर्स को जब आपका हेरिटेज साइट में जोड़ दिया है तो ये काफ़ी सारे एक्शंस भी वहाँ पे लेगा। तो बस नाम मालूम होना चाहिए। इंडिया ने ग्लेशियर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चलाया, आपको मालूम होगा 8 NAPCC चलाए थे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज थे। उसमें से एक आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, मतलब हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए आपका मिशन है, ये मालूम होना चाहिए पहला। दूसरा है आपका कि रिसर्च बढ़ाने के लिए, ग्लेशियर में रिसर्च करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस काम करती है और उसने एक बनाया पर्टिकुलर सेंटर जिसे बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। मतलब पोलर और ओशन रिसर्च जो है उसके लिए नेशनल सेंटर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है और वो ग्लेशियर रिसर्च में वर्क करेगा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। दो चीज़ें, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और दूसरा है आपका NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। हमारे 3 स्टेशन है, अंटार्कटिका में 2 हैं, एक हमारा आर्कटिक पे है, आर्कटिक पे हमारा हिमाद्री है, और अंटार्कटिका में मैत्री और भारती है। भारती तो शायद बर्बाद हो गया एक तूफान में, पहले 1980s की बात है, 84 या 82 के आसपास उसको एस्टेब्लिश किया था वहाँ पे। और एक स्टेट ऑफ आर्ट आपका फील्ड रिसर्च स्टेशन भी बनाया है, हिमांस, जो आपका चंद्रा बेसिन है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे बनाया गया 2016 से ऑपरेशनल है और फील्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करता है। एक्सपेडिशन भी यहाँ पे चलते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिए, आपका 4th पॉइंट याद रखना है, 3rd तो इतना जरूरी नहीं है, हिमांशु बस नाम याद रह जाएगा तो ठीक है। ये जरूर याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। इसका काम ये है कि जब मेल्ट हो ही रहे ग्लेशियर्स तो वहाँ से जो पानी आ रहा है, जो रन ऑफ है उसका ग्लेशियर का, उसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो ग्लेशियर्स का जो कैचमेंट है, उसका जो बेसिन एरिया जो है हिमालयाज में जो फैला हुआ है, उसकी स्टडी ठीक से हो सके। तो ये आपके 4 कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है ग्लेशियर आपके कह सकते हैं इकोसिस्टम को बचाने के। वे फॉरवर्ड आप क्या करेंगे, एक मॉनिटरिंग नेटवर्क होना चाहिए, ये आप लिख लें। इन्वायरमेंट, या आपका कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है, कोई पर्टिकुलर आपकी जो कंडीशन है वो डिग्रेड हो रही है, तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट है ना आपको एक साथ काम आएंगे। देखना भी मैं बताऊंगा। इंप्रूव मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये किसी भी जैसे साइक्लोन हुआ, फ्लड हुआ, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग नेटवर्क इंप्रूव होगा तो काम चल सकता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है किसी भी डिजास्टर में, अवेयरनेस की जरूरत है किसी भी डिजास्टर में, ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में। स्टेक होल्डर्स के इंगेजमेंट और कम्युनिकेशन की जरूरत है किसी भी नेचुरल डिजास्टर में। और 5th आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम यदि हमारे पास है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे, हमारे खर्चे कम होंगे, सोशो इकोनॉमिकल जो इम्पैक्ट है वो कम होगा, लॉस ऑफ लाइफ है वो भी रुक जाएगा, क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है वो भी मिटिगेट हो सकती है, और आपका जो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। तो ये पॉइंट आप ऐसे कैसे लिख लें, ये सबसे बेस्ट यहाँ पे है, क्योंकि इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मॉनिटरिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड अप्रोच, अवेयरनेस, और इसके साथ में आपका स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। इसका निमोनिक्स बनाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आ रहा है तो आप मेरे से ज़्यादा दिमाग लगा जाएंगे उसमें, ठीक है, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा, और आप उसको कर लें। जैसे मेरे अभी आया MIA, ये तो आप समझ ही गएंगे इसका मतलब क्या है, MIA, और इसके आगे है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, और इसको आप करें SEC, SEC, मिया सेक या ऐसे रख ले, तो आप मॉनिटरिंग आपका नेटवर्क होगा। हाँ ये ठीक है, आपका 6 वर्ड का मॉनिटरिंग नेटवर्क होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट होना चाहिए, और आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये आप लिख लें और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, छोटा था पार्ट, जरूरी था थोड़ा सा होना, ठीक है। ग्लेशियर के कुछ नाम बताए आपको, वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो या तो मैं अभी डाल दूंगा या कल डालेंगे, और जल्दी इन्वायरमेंट को ख़त्म करके अब और टॉपिक भी हम पकड़ेंगे, साइंस टेक वगैरह के वो सारे कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपना नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।